हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी पढ़ाई में, आपके जितनी भी परेशानियों में, सभी में। परेशानी मतलब जो पढ़ाई से संबंधित आपकी परेशानियां हैं, आप अगर कहीं पर उलझते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो यहाँ आप आकर अपनी उस समस्या का समाधान ले सकते हैं, वो भी 100% फ्री में। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए ना ही कोई पेमेंट करना, ना कोई पैकेज लेना, ना ही कोई कूपन लेना। इवन ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 वीडियो हम फ्री में दिखाते हैं, उसके बाद हम तीसरी वीडियो के लिए आपसे बोलें कि आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप आकर जितने चाहें उतने वीडियो दे सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है ना। तो साथ में रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है पढ़ाई। आते हैं आज के वीडियो पर। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। 9th में आपके 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। कोर्स ए में हमारे पास में बुक चलती है शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो अभी तक हम स्पर्श भाग 1 के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। अब हम आपको करा रहे हैं संचयन। तो लास्ट वीडियो में हमने संचयन का फर्स्ट जो चैप्टर था गिल्लू, वो कंप्लीट किया था। अब जो हम करने आए हैं आज, वो है हमारा सेकंड चैप्टर स्मृति। अब ये स्मृति पाठ जो हमारे सामने रखा है, ये श्री राम शर्मा जी ने रखा है। ये स्मृति पाठ है उनके बचपन की कहानी, कि किस तरीके से एक बार उनकी एक शरारत की वजह से उनकी जान तक जो है वो आफत में आ गई थी। ये बात उन्होंने लिखी। इस कहानी के माध्यम से हमने बाल मनोविज्ञान भी जाना कि बच्चे किस तरीके से दुस्साहसी होते हैं और साथ ही साथ शरारती भी होते हैं। तो इस कहानी में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना श्री राम जी शर्मा के बारे में। तो चलिए आज करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, एमसीक्यूज किए। तो अब एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज तो पूछे नहीं जाते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इसमें क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्टिव हैं जो आपके इसी चैप्टर से संबंधित हैं, लेकिन आपने अभी तक इनको पढ़ा नहीं है। इनको पढ़ने से आपको ये होगा, एक तो आप बहुत सारे नए क्वेश्चंस के बारे में समझोगे और साथ ही साथ आप आंसर्स को फ्रेम करना भी सीखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी हो जाता है वो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। जब एक आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लोगे ना, तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को कर लोगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझना है, फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को समझना है, और तब आप आंसर फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखन की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। लेखक खुद इतना डरा हुआ था कि उसे पता ही नहीं कि जो उसने ढेला फेंका था वो उसको लगा नहीं लगा, उसने फुसकार मारी या नहीं मारी। मतलब वो सिर्फ अपनी चिट्ठियों को लेकर चिंतित थे और अपनी जान को बचाने के लेकर वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे। तो ये उनकी मनोदशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये कथन लेखक को हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है, क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था, पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। यह देख लेखक इतना घबरा गया कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं। अब क्या हुआ, वो अपनी शरारत से मजबूर, डेली स्कूल जाते समय वो क्या करते थे, कुएं में सांप था तो ढेला फेंकते थे और फुसकार मारता था। तो डेली वो ढेला फेंकते और ये देखते कि उसको लगा कि नहीं लगा और उसने फुसकार मारी कि नहीं मारी। मगर उस दिन भी उन्होंने यही काम किया, ढेला उठाया, मारा, लेकिन टोपी के चक्कर में ऐसे उन्होंने किया कि चिट्ठियां निकल गई। अब उसके बाद का मोमेंट होते याद नहीं कि वो जो ढेला उन्होंने फेंका था उसको लगा कि नहीं लगा। तो यानी कि उस समय उनको डर लग गया कि हाय चिट्ठियां चली गई, जो बहुत ही ज़रूरी थी, भाई साहब ने दी थी, अगर हमने उनको नहीं पोस्ट किया तो क्या होगा, भाई साहब मारेंगे, डांटेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस चीज़ का डर उनके उस खेल के ऊपर हावी हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। इस चीज़ के कारण जो है उन्हें पता ही नहीं चला कि सांप ने क्या रिएक्ट किया। प्रश्न संख्या 2 है,
सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। अब क्या था, चिट्ठियां अंदर गिर गई थी, उसको लेने के लिए हमारे लेखक भी अंदर चले गए थे सांप वाले कुएं के अंदर। अब एक तरफ सांप, एक तरफ लेखक, और जहां सांप वहीं चिट्ठियां। अब उनको क्या करना था, सांप का ध्यान भटकाना था ताकि वो चिट्ठियां अपनी तरफ कर सके। तो उन्होंने जब कुएं से उतर रहे थे तो उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी दीवार से गिरा दी ताकि उसका ध्यान भटक जाए। डंडे से इधर उधर फटकना, ये काम भी वो कर रहे थे जिससे कि वो दूसरी तरफ जाए तो हम चिट्ठी इधर से निकाल लें। तो ऐसे कई काम उन्होंने किए थे। तो देखिए क्या है, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने अपने पैरों से कुछ मिट्टी गिराई जिससे सांप उसी ओर लपका। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया तो सांप क्या हो गया था, वो उस तरफ लपका जहां पर उनसे गिराई गई थी मिट्टी। तो उन्होंने लगा कि सांप उधर चला गया तो उन्होंने डंडे से चिट्ठियां खींच ली, जिसे सांप ने अपना फन लाठी पर ही मारा। अब जैसी लाठी उन्होंने उस तरफ करी तो अब क्या हुआ, उसने अपना फन सीधे लाठी पर मारा। तत्पश्चात बाहर निकलते समय उसने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप को दाईं ओर फेंकी जिससे सांप उस तरफ लगा और जैसे तैसे लेखक जान बचाकर बाहर आया। तो अब क्या हुआ, वो जिस तरफ उनको जाना था उसके अपोजिट साइड में वो डंडा या मिट्टी फेंक रहे थे। अब मान लो जैसे यहाँ पर ये सांप है, ये कुआं है ना, अब यहाँ पर अगर सांप यहाँ पर बैठा हुआ है तो और यहीं पर आपकी चिट्ठियां पड़ी हैं तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे मूवमेंट करेंगे ताकि सांप इधर आए और लेखक इधर से जो है चिट्ठियां निकाल ले। तो इस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे थे बिल्कुल अपोजिट साइड में जहां पर चिट्ठियां पड़ी थी, जिससे सांप उस तरफ जाता और उसका ध्यान भटक जाता और वो चिट्ठियों को उठाने की कोशिश करने लगते थे। प्रश्न संख्या 3 है, स्मृति, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। भाई कई शरारतें उन्होंने करी है ना, तो उन सभी शरारतों का आप देखिए यहाँ पे कैसी शरारतें करते थे, कुएं में ढेला फेंकना, ये सारी चीजें। तो इस पाठ के विषय में निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। सर्दियों के मौसम में सायंकाल 3:30-4 बजे तक झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाना। तो पहले बच्चे क्या होते ना, पहले आजकल तो जैसे हम लोग स्कूल बस में आते हैं या वैन में आते जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बच्चे अपने घर से पैदल पैदल, चाहे एक गांव से दूसरे गांव में हो, लोग पैदल पैदल जाते थे। तो रास्ते में कहीं बेर आ रहे हैं, कहीं आम आ रहा है, अमरूद आ रहा है, तो जो भी मौसम होता था उसको तोड़ तोड़ कर खाना बच्चों का जो है वो बहुत ही एक आदत बन गई थी। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते थे तो झरबेरी का पेड़ हुआ करता था, झाड़ियाँ हुआ करती थी, तो उससे वो बेर तोड़ तोड़ कर खाते थे। तो वो बच्चों का एक अलग ही इंजॉयमेंट होता था जो आजकल हम लोग नहीं करते हैं। मस्ती करते हुए धोती में कुछ चने बांधकर भुनवाने ले जाना। अब क्या होता था, मम्मा जैसे आजकल मम्मा टिफिन दे देती थी, तो पहले क्या चने मिल जाते, जाओ रास्ते पार करो, चने खाते खाते चले जाना, हेल्दी भी है, पेट भी भरता है और ताकत भी मिलती है। तो वो क्या चने लेके जाते थे धोती मान के, हाँ भैया भून दो, रास्ते में खाते हुए चले जाते थे। कुएं जैसी चीज को देखकर आवाज की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा से उसमें पत्थर फेंकना। अब क्या होता है, कुएं के अंदर आप कभी आवाज लगाओगे तो उसकी प्रतिध्वनि निकलेगी, यानी कि इको आएगा। तो इस इको को सुनने के लिए क्या करते थे, उसमें पत्थर फेंकते थे, वो इको आता था, वो एक शरारत हो जाती थी। कुएं में गिरे सांप को परेशान कर उसकी फुफकार सुनना। अब क्या होता था, सांप अंदर था, उसको सुनने के लिए उसको पत्थर मारा करते थे, वो फुफकारता था। कहीं किसी तालाब में पत्थर फेंक कर यह देखना कि कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है इत्यादि। अब तालाब होते थे, पत्थर फेंकने का कंपटीशन होता था, कौन कितनी जोर से फेंकेगा और किसका पत्थर कितनी दूर जाएगा। ये एक जो है बहुत ही इंजॉयमेंट का होता था। मतलब पहले जो बच्चों की जो शरारतें होती थी, जो खेल होते थे, वो आजकल के समय से बिल्कुल अपोजिट होते थे। ये चीज़ इसमें हमें देखने के लिए मिली है। ऐसी चीज़ें, पत्थर फेंकने का मतलब ये होता था, आप ये होता था कि तैराकी का होता था, तालाब में कौन कितने अच्छे से कूद सकता है, जंप लगा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 4 है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब क्या हुआ, काम तो उन्होंने कर दिया लेकिन फल किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। कौन सी दूसरी शक्ति? ये दूसरी शक्ति है ईश्वर। हमारा काम क्या है, काम करना, लेकिन उसका फल मिलना न मिलना ये सारी किस पर डिपेंड होता है, डिपेंड होता है ईश्वर पर। तो यही चीज उन्होंने बताई। प्रस्तुत पंक्ति से आशय यह है कि दृढ़ संकल्प से सारी दुविधा मिट जाती है, यानी कि जब हम
कर लेते हैं, अपने अंदर हिम्मत मेहनत लगा लेते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी मुश्किलें होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। एक बार अगर हमने तय कर लिया कि हमें ये करना है, तो जितने भी डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उचित दिशा में किए गए कर्तव्य से हमें आत्मशक्ति मिलती है, हालांकि उसका परिणाम तो सर्वशक्तिमान की इच्छा पर ही निर्भर है। मतलब हमारा क्या फर्ज है कि हम काम को करें, अपने सच्चे मन से करें, अपनी जितनी हिम्मत है इतना हम उससे करें, लेकिन इसका फल कभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका फल किस पर डिपेंड होता है? ईश्वर पर होता है। ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, ये हमें हमेशा उसी पर डिपेंड होता है। लेखक ने जब एक बार कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया, तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी। उन्होंने बोला कि भाई चिट्ठियां इंपॉर्टेंट है, मुझे लेकर आना है। अब उसका क्या परिणाम होगा कि सांप उन्हें काटेगा, कि चिट्ठी वो लेकर आएंगे, कि वो कभी उस कुएं से निकल ही नहीं पाएंगे, ये परिणाम उन्होंने किस पर छोड़ दिया? ईश्वर पर छोड़ दिया। उनका काम क्या था? चिट्ठियों को लाना। ये वो काम करने के लिए नीचे उतर गए। कुएं में उतरने और सांप में लड़ने का परिणाम उसने ईश्वर पर छोड़ दिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह कुएं में उतर गए। तो जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि हमें चिट्ठियां लेकर आना है, वो उस काम पर लग गए। अब इसका परिणाम क्या होगा, ये उन्होंने किस पे छोड़ा? ईश्वर पे, कि भाई मैं चिट्ठियां ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, कि ऊपर मैं वहीं सांप मुझे काट लेगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उनका काम था चिट्ठियां लाना और वो यही सोचकर उतर गए कि अब जो भी होगा वो ईश्वर देखेगा। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 में। स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया जिससे वह भारी मुसीबत में फंस गया? उसकी जो डेली कुएं में पड़े सांप को परेशान करने की जो आदत थी, इसके कारण वो मुसीबत में पड़े। क्योंकि डेली स्कूल जाते समय आते समय उनका डेली का काम था उसमें पत्थर फेंकना और कुएं से सांप की फुसकार को सुनना। अब यही आदत जब उन्हें चिट्ठी दी गई और दूसरे गांव में पोस्ट करने के लिए बोला गया, तो वो फिर से चल दिए। अब चल दिए तो फिर उसी कुएं में उन्होंने वही काम किया और उस दिन उनकी टोपी में जो चिट्ठियां थी वो जाकर नीचे गिर गई और इसी कारण मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि चिट्ठियां जरूरी थी जो भाई साहब ने उनको दी थी पोस्ट करने के लिए। स्मृति पाठ में लेखक ने जिस घटनाक्रम का वर्णन किया है, उस समय लेखक बाल्यावस्था में था। बाल सुलभ शैतानी करने के कारण ही लेखक इस भारी मुसीबत में फंसा था। ऐसी जो बच्चे मोस्टली करते हैं वो ऐसी मुसीबत में फंस गए जहां उनकी जान भी जा सकती थी। लेखक के स्कूल आने जाने के मार्ग में एक पानी रहित कच्चा कुआं पड़ता था। पानी रहित यानी कि उसमें पानी नहीं था, वो सूखा कुआं था। तो उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, खाली इसीलिए उसमें सांप था। उसमें एक काला सांप गिरा हुआ था। लेखक और उसके साथी रोज स्कूल आते जाते उसमें पत्थर फेंकते और सांप को फुसकार कर सुनकर आनंदित होते। तो सांप की जो फुसकार थी उसको सुनकर वो आनंदित होते थे, उन्हें मजा आता था। एक दिन जब लेखक ने बड़े भाई ने डाक खाने में चिट्ठियां डाल आने के लिए कहा, तो लेखक मार्ग में पड़ने वाले एक कुएं में रहने वाले सांप की फुसकार सुनने के लोभ संवरण ना कर सका। यानी कि वो जो उसकी फुसकार सुनने की को जो लालच था वो उसको ना छोड़ सके और फिर उन्होंने वही ठेला डालने की कोशिश करी। उसने पत्थर फेंका तो टोपी निकालकर झुकने के कारण टोपर में रखी चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी, जिससे वह भारी मुसीबत में फंस गया। अब क्या था? अब उस फुसकार को सुनने की जो उनकी डेली की आदत हो चुकी थी, तो उसने फिर से वही ढेला फेंका और नतीजा क्या हुआ? चिट्ठियां गिर गई कुएं में और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। प्रश्न संख्या 6 है। लेखक ने भय, निराशा और उद्वेग के मन में आने तथा मां की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है? जब चिट्ठियां अंदर गिर गई थी ना, तब। क्यों? क्योंकि भाई अब ये एक मुसीबत थी। अगर चिट्ठियां नहीं डालने जाते हैं तो भाई की मार है और चिट्ठियां लेने नीचे जाते हैं तो सांप है। तो उस कंडीशन में उन्हें मां की गोद बहुत ज्यादा याद आई थी। तो देखिए क्या है, लेखक ने सांप की फुफकार सुनने के लिए जैसे ही कुएं में झांका, वैसे ही उसकी टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। लेखक का उपरोक्त कथन इसी घटना के संदर्भ में है, क्योंकि कुएं में बहुत अधिक गहरा होने, अपनी उम्र कम होने और कुएं में गिरे विषैले सांप के डर से वह चिट्ठियों को निकालने का कोई उपाय नहीं समझ पा रहा था।
कि भाई एक तो छोटे थे, वो छोटे होने के कारण अगर वो एक ऐसा काम वो सोच रहे थे कि मैं कुएं में चला जाऊं, तो एक तो छोटे होने के कारण कुएं में उतरना मुश्किल, उतरो तो नीचे सांप, है ना। तो ये एक ऐसा काम था जिससे वो डरे हुए थे। चिट्ठियों के ना मिलने का परिणाम बड़े भाई द्वारा दिए जाने वाले दंड के रूप में सामने आता। और अगर वो चिट्ठियां पोस्ट नहीं करते, झूठ बोल देते कि हाँ हमने चिट्ठियां पोस्ट कर दी और वहां तक नहीं पहुंचती, तो फिर क्या होता, झूठ बोलने का दंड होता, भाई साहब जो हैं वो उसका दंड देते। इसीलिए लेखक निराशा, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया, कि वो उसको बहुत ही डर लग गया कि अरे अब क्या करेंगे हम। सामान्यतः बचपन में कोई गलत कार्य हो जाता है तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने हेतु मां के लाड प्यार और उसकी गोद का आश्रय लेना संभवतः पसंद करते हैं। मां की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है। इसी कारण लेखक ने ऐसा किया। तो मतलब कि अगर हम कहीं फंस जाते हैं, कहीं डर जाते हैं, तो क्या होता है, हमें जो है वो याद आती है माँ की गोद, और वही हुआ। हमें माँ की गोद उनको याद आने लगी कि अरे बाप रे, यहाँ पर अब हम क्या करें, भाई हम इतने मुसीबत में फंसे हैं, अगर हम चिट्ठियाँ नहीं निकालते तो दिक्कत है, और अगर हम जाके झूठ बोल देते हैं तो दिक्कत है। तो वो ऐसे दुविधा में फंसे थे कि जहाँ पे सिर्फ उन्हें अपनी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि माँ की गोद एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सबसे ज़्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या है 7। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक के इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए। अब ये पूरी क्या घटना थी, घटना आप सभी को पता है, इसी घटना को हम पूरे सही शब्दों में यहाँ लिखेंगे। आप यहाँ पर सजीव और नग्न रूप में जो कुएं में बैठी थी, उसका तात्पर्य ये था कि सांप कुएं के अंदर बैठा था, ये चीज थी। तो अब इसको आप कैसे पूरी घटनाक्रम बताएंगे, जहां से चिट्ठियां उनको दी गई थी, कुएं में ढेला डालने से लेकर सब कुछ, पूरा घटनाक्रम आपको बताना है इसमें। जब चिट्ठियां कुएं में गिर गईं तो लेखक उन्हें निकालने का कोई अन्य उपाय नहीं सूझा। तब उसे कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय लिया कि भाई अब तो कोई तरीका है नहीं, चिट्ठियां गिर गई हैं, निकालना तो है ही है। अब उसे कुछ और सूझ नहीं रहा था, उसने कहा भाई कुएं में उतरना ही पड़ेगा। तो अंत में कुछ नहीं सूझा और वो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं कुएं के अंदर जा रहा हूं। लेखक कहता है कि उसके कुएं में उतरने के विचार को जानकर उसका छोटा भाई रोने लगा। भाई छोटा था, इनसे छोटा था, अब उसे ये लगा कि भाई सांप है, अंदर जाओगे जगह ही कितनी होती है, सांप काट खाएगा। तो ये उनको लगा कि अब जो भाई जा रहा है तो निकलेगा नहीं, इस बात से वो डर गया और रोने लगा। छोटे भाई के रोने से लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका भाई कुएं में उतरने पर होने वाली उसकी संभावित मृत्यु के डर से रो रहा है। उसे लगा कि भाई मैं मर जाऊंगा, इसी बात से उसका छोटा भाई रोने लगा, क्योंकि कुएं में विषैला सांप था। यद्यपि लेखक का छोटा भाई अपनी आशंका को शब्दों में नहीं कह पा रहा था। अब भाई छोटा था, वो कैसे बोल दे कि भाई तुम मर जाओगे, मगर वो डर गया था, नहीं शब्द दे पा रहा था, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। फिर भी लेखक के मत में उसकी रुलाई का अर्थ था कुएं में घुसने और सांप द्वारा डस लिए जाने पर होने वाली मौत। तो यहाँ पर उन्होंने अर्थ निकाल लिया कि भाई अब सांप द्वारा हम डस लिए जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी। वस्तुतः सांप को ही कुएं में बैठी नग्न और सजीव मृत्यु के रूप में लेखक ने चित्रित किया है। यहाँ पर उन्होंने क्या चीज बताई, पूरी घटनाक्रम, ये कथन क्या बता रहा है कि जो सांप है वही सजीव और नग्न मौत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया है, दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या युक्ति लगाई। अब कुआं क्या है, डीप था, अब नीचे उतरे कैसे, रस्सी थी नहीं, तो उनके पास धोतियां थी, ठंड का समय था, उन्होंने कान में बांधी हुई थी, पहनी हुई थी, सभी कुछ था ना। तो उन्होंने सारी धोतियां खोली, रस्सी बनाई और नीचे उतरने का निश्चय किया। डंडा लेकर उतरे, डंडे से सपोर्ट था, उनकी जान थी कि ताकि हम जो है सांप का ध्यान भटकाकर और चिट्ठियों को ला पाएंगे। तो उन्होंने क्या, उतरने की क्या युक्ति अपनाई। अब युक्ति वही आपकी क्या थी, कुएं में चिट्ठियों के गिर जाने पर दोनों भाई सहम गए और डर कर रोने लगे। छोटे भाई जोर जोर से और लेखक आंखें डबडबा कर रो रहा था। छोटा भाई तो खूब खुल के रो रहा था, मगर लेखक की तो आंखों में पानी आ गया था, वो लिटरली नहीं रोए थे। तभी उसे एक युक्ति सूझी, किसको, लेखक को एक युक्ति यानी कि एक आइडिया आया।
उसके पास एक धोती में चने बंधे थे, 2 धोतियां उन्होंने अपने कानों पर बांध रखी थी और 2 धोतियां वे पहने हुए थे। एक धोती में चना था, 2 धोती पहने थे और 2 धोती लोगों ने कान में बांधे। तो टोटल कितनी हो गई? 5 धोतियां हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पांचों धोतियां मिलाकर कसकर गांठ बांधकर रस्सी बनाई। पांचों धोती को अच्छे से बनाया कि अब हम इसके सहारे कुएं में उतर जाएंगे। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा तो दूसरा सिरा चरस के डेंग पर कस कर बांध दिया। अब कहने का मतलब क्या है? चरस क्या होता है? जो कुआं होता है ना, जिसमें आपको घरारी लगी रहती है, ना, जिससे तो उसका जो डंडा होता है उस पे कस के बांध दिया और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर एक और गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दी। अब उसके चारों तरफ ऐसे कर डंडे से ऐसे चारों तरफ लपेटा और फिर उसके बाद भाई को पकड़ा दी और बाकी धोती नीचे कुएं में गिरा दी कि अब मैं इसके सहारे नीचे जाऊंगा। लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरने लगा। छोटा भाई रो रहा था, पर लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। अब छोटे भाई को भी तो ढांढस बंधाना था। अब चूंकि वो बड़े थे तो उन्होंने बंधाना शुरू किया कि भैया थोड़ा धीरज रखो, परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाऊंगा। तो ये एक ढांढस बन ताकि वो रोए नहीं और धोती को अच्छे से पकड़े रहे। नीचे सांप फन फैलाए बैठे था। लेखक ने बुद्धिमत्तापूर्वक सांप से लड़ने या मारने की बात त्याग कर डंडे से चिट्ठियां सरका ली और सांप को चकमा देने में कामयाब हो गए। उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि मैं सांप को मारूंगा। उन्होंने क्या किया कि उसका ध्यान भटकाया। सिर्फ सांप का क्या किया? ध्यान भटकाया, जिससे वो धीरे धीरे करके चिट्ठियां अपने पास लेकर आए। भाई चिट्ठियां सब सांप के पास पड़ी थी। अब उन्होंने बोला इधर ध्यान भटकाया, भाई इधर मिट्टी फेंकी, सांप इधर गया, उन्होंने डंडे से चिट्ठी को सरका लिया। फिर इधर मिट्टी फेंकी, उसका ध्यान इधर गया, उन्होंने चिट्ठी इधर से सरका ली। तो इस तरीके से उसके ध्यान को भटका कर उन्होंने चिट्ठियों को निकाल लिया। उन्होंने सांप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रश्न संख्या 9 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? जिस विचार और आशा को लेकर लेखक ने कुएं में घुसने की ठानी थी वह उसके लिए आकाश कुसुम के समान क्यों थी? अब आकाश कुसुम का मतलब होता है आसमान में फूल खिलाना। अब आसमान में फूल खिलाना मतलब क्या है? इसको बोला जा रहा है कि असंभव कार्य करना। आसमान में फूल खिल सकता है? नहीं खुल सकता। तो ये क्या हुआ? ये एक असंभव कार्य है जिसे किया नहीं जा सकता। तो क्या जिस विचार और आशा को लेकर कुएं में घुसने की ठानी थी वह उसके लिए। अब वो जिस विचार से गया था वो एक ऐसा कार्य करने जा रहा था जो असंभव था। कुएं जैसी छोटी जगह में एक विषैले सांप के साथ रहकर चिट्ठियों को निकालना वाकई में एक असंभव काम था कि सांप उनको डसे नहीं। तो ये एक काम उन्होंने ठाना था, इसीलिए उसको उन्होंने आकाश कुसुम का नाम दिया है। लेखक बताता है कि धोतियों को जोड़कर बनाई गई रस्सी के सहारे जब वह कुएं में उतरा तो उसका अनुमान था कि वह किसी प्रकार डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां पाने में सफल हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम सांप को डंडे से मारेंगे और चिट्ठियां ले लेंगे। ये एक कार्य उन्होंने सोच के उतरे थे कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन वहां वस्तु स्थिति दूसरी थी। अब वो जो सोच के उतरे थे, जब वो वहां नीचे गए तो वहां की जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से बदली हुई थी। उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत थी। सांप पहले से ये तैयार बैठा था, वह अपने प्रतिद्वंदी अर्थात लेखक के आक्रमण की प्रतीक्षा में था। सांप उस कुएं में रह रहा था तो जाहिर सी बात है वो उसकी टेरिटरी थी, वो पूरी तरीके से तैयार था। सांप उसकी लेखक उसकी टेरिटरी में आया था। अब वो तैयार था कि हाँ भाई आओ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं तुम्हें डसने के लिए। सांप को स्थिति में देखकर लेखक को यह महसूस हुआ कि चिट्ठियों को सहजता से प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। उन्होंने जो सोच कर उतरे थे कि मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां ले लूंगा, तो उनको ये चीज समझ में आ गया सांप को देखकर कि ये आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सांप उनसे डबल मुस्तैदी में तैनात बैठा हुआ था और उसे चिट्ठियां मिलने का विचार आकाश कुसुम की भांति कठिन प्रतीत होने लगा। अब उसने ये सोचा कि हम जिस विचार से आए थे कि हम सांप को डंडा मारेंगे, वो मर जाएगा, हम चिट्ठियां लेंगे, आसानी से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आकर उन्होंने सारी परिस्थिति को देखा तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। यानी कि सांप तैयार था, बिल की तरह चौकन्ना कि आओ भाई हम तैयार हैं, हमसे लड़ लो। अब यहाँ पर लेखक को समझ में आ गया कि अब मैं जो सोच रहा था ये बिल्कुल असंभव कार्य है। यहाँ से चिट्ठियां निकालना आसान नहीं होगा। ये काम कैसा होगा? आकाश में फूल खिलाने के समान होगा, यानी कि असंभव जैसा कार्य है जो मैं सोचकर यहाँ पर उतरा हूँ।
वास्तव में आकाश कुसुम एक काल्पनिक साहित्य रूढ़ी है, क्योंकि आसमान में कोई फूल नहीं खिलता। जब कोई वस्तु प्राप्त करना मनुष्य की क्षमता एवं सामर्थ्य के बाहर दिखाई देने लगता है तो उसके लिए आकाश कुसुम का दृष्टांत दिया जाता है। लेखक को भी चिट्ठियां पाना असंभव लग रहा था, इसीलिए इसकी तुलना आकाश कुसुम से की गई। तो आकाश कुसुम का मतलब क्या होता है? आसमान में फूल खिलाना। अब अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई काम है जो असंभव है, जिसे करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके लिए आकाश कुसुम की जो है वो संज्ञा दी जाती, मतलब वो बात कही जाती है कि ये काम तो बिल्कुल आकाश में कुसुम खिलाने के समान है। तो इसीलिए यहाँ पर चिट्ठियां निकालने का काम आकाश कुसुम के सम्मानित कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया? जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में बताइए। अब यहाँ पर क्या था, कोई भी सांप, कोई भी जीव जंतु होगा, आप अगर उसको मारोगे, कुछ करोगे, तो वो भी आपको वापस हमला आप पर करेगा। अब सांप के साथ भी था भाई, डेली उसको बहुत सताया जाता था, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड बैठा था अंदर, ठीक है ना। तो अब उसको जब उसके टेरिटरी में हमारे लेखक जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो उसकी टेरिटरी है, तो उसकी फुफकार जो है, ये सारी चीजें क्या थी, वो सर्टिफिकेट था उसका कि ये मेरा एरिया है, मेरी मौजूदगी है, ये चीज वो बता रहा था। लेखक जब चिट्ठियां निकालने कुएं में उतरा तब उसका सामना अत्यंत खतरनाक जहरीले सांप से हुआ। सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को पाने के प्रयास में जब लेखक ने डंडे को सांप से दाईं पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया तो सांप का फन पीछे की ओर हुआ। लेखक बताता है कि उस समय ऐसा लगा जैसे फुफकार के साथ कोई काली बिजली कड़क कर डंडे पर गिरी हो। मतलब कि सांप के अंदर इतनी फुर्ती थी, इतनी तेजी से उसने डंडे पर हमला किया कि जैसे कि कोई बिजली आकर गिरी हो। लेखक इस घटना से भीतर तक कांप गया, क्योंकि उसे लगा कि भाई सांप बहुत रफ्तार वाला है, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। उसके हाथों से डंडा छूट गया और अचानक उछलने के बाद जब वह पुनः स्थिर हुआ तब उसने देखा कि डंडे के सिरे पर 3-4 जगहों पर पीप जैसे विष की बूंदें पड़ी हैं। डंडा मारा तो मारे डर के डंडा छूट गया उनसे। अब जब बाद में वो स्थिर हुए तो देखा तो डंडे पर विष था, अर्थात जहर था, क्योंकि हमला सांप ने किस पे किया था? डंडे पर किया था। तो वो पीव यानी जहर कैसा होता है? पीला पीला होता है ना, तो अब मवाद जो पस निकलता है वो भी क्या होता है? उसको पीव बोला जाता है। तो वो वैसा पीला ही विष था। लेखक ने इसी वजह से कहा कि डंडे पर विष उगलकर सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया था कि हाँ, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन जो है वो सांप ने अपना दिया था। इससे ये पता चलता है कि जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी ओर से अंत तक भरपूर प्रयास करते हैं, कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो आखिरी तक जो है अपने अस्तित्व, मतलब अगर हम पे खतरा आता है तो हम भी तो एंड तक लड़ते ना, हमारे अंदर जब तक जान होती है हम अपनी रक्षा के लिए लड़ते हैं। तो वही जीव जंतुओं के साथ भी होता है, वो भी, उनको भी कोई खतरा अगर हमें महसूस होता है तो वो भी लड़ते हैं और अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। वे हार मानने या समर्पण करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते कि भाई आपने एक मारा अधिकार वो चले गए, नहीं, वो अंत तक लड़ते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत मनुष्यों को लेखक और सांप दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अंत में ये भी बताया गया कि भाई आपके जीवन में भी संघर्ष होता है, हम भी मुसीबतों से घबराकर पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सांप भी देखो मुसीबत में था, लेखक भी मुसीबत में थे, लेकिन दोनों ही अपनी जगह संघर्ष करते रहे और अंत तक लेखक उन चिट्ठियों को निकालने की कोशिश करता रहा और उसमें सफल भी हुआ, और सांप जो है उनको डराता रहा, जिसमें वो भी सफल रहा। तो इस तरीके से क्या बताया कि जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हें इन सारी चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुसीबतें तो बहुत आती रहती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती है। कुएं में चिट्ठी निकालने के लिए लेखक द्वारा बनाई गई पूर्व योजना क्यों सफल नहीं हो पाई? अब क्या था, कभी कभी क्या करते हैं हम, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, तो कभी कोई प्लानिंग बैठ जाती है, कोई नहीं बैठती है। उसी तरह लेखक ने
कुएं से जो चिट्ठी निकालने की पहली प्लानिंग करी थी वो सफल नहीं रह पाई। वो कैसी थी, क्या थी, ये देखिए। कुएं में चिट्ठियों के गिर जाने पर लेखक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया। पिटने का डर और जिम्मेदारी का एहसास उसे चिट्ठियां निकालने के लिए विवश कर रहा था। उसने कहा कि अगर हमने चिट्ठियां नहीं डाली तो जाहिर सी बात है मार पड़ेगी, और अगर हम सच जाके बताते हैं कि क्या हुआ चिट्ठियों का तो भी मार पड़ेगी। और मतलब ये सारा जो डर था कि हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी चिट्ठियां डालने का, तो इस कारण से उन्हें विवश होना पड़ा कि वो उस सांप वाले कुएं में उतरें और चिट्ठियों को लेकर आए। लेखक ने धोतियों में गांठ बांधकर उसे रस्सी के रूप में प्रयोग कर कुएं में उतरने की योजना बना ली। उन्होंने सोचा कि हम इससे उतर जाएंगे। लेखक को स्वयं पर भरोसा था कि वह नीचे जाते ही डंडे से दबाकर सांप को मार देगा और चिट्ठियों को लेकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन वह पहले भी कई सांपों को मार चुका था। अब लेखक का सामना पहली बार सांप से नहीं था, वो पहले भी सांपों को मार चुके थे। उन्हें लगा कि हम कुएं में उतरेंगे, जैसे पहले सांपों को मारा है दबा के डंडे से, वैसे ही मारेंगे, चिट्ठियों को लेंगे और ऊपर आ जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो अंदर का तो नजारा ही कुछ और था, इसलिए पहली योजना असफल हो गई। उसे अपनी योजना में कमी नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब मेरी योजना जो है वो सबसे अच्छी है, मैं ऐसा कर लूंगा। परंतु लेखक द्वारा बनाई गई यह पूर्व योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि योजना की सफलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में स्थान की कमी थी और अत्यंत जहरीला सांप भी व्याकुलता से उनको काटने के लिए तत्पर था। ऐसे में डंडे का प्रयोग करना संभव नहीं था। यही कारण था कि लेखक की योजना सफल नहीं हो पाई। अब क्या, लेखक ने जब भी सांपों को मारा है वो खुले जगह पे मारा है, डंडे से मारा है। तो डंडे को अगर हम प्रयोग करते हैं तो जितना आगे के लिए जगह चाहिए उतना ही डंडे को पीछे जाने के लिए जगह चाहिए। मगर कुएं के अंदर क्या था, जगह कम थी, यानी कि परिस्थिति बदली हुई थी। फिर उसके बाद जब सांप खुली जगह पे होता है तो वो खुद ही डरा होता है, वो खुद ही अपनी जान बचा के भागने की फिराक में होता है। लेकिन यहाँ सांप ऑलरेडी बंद जगह में था और वहां उस जगह पे वो काफी दिन से रह रहा था, वो उसका घर था, इसलिए वो उतना डरा नहीं था जितना खुले एरिया का सांप डरा होता है। तो यहाँ पे जो माहौल था, जो परिस्थितियां थी, वो पहले मारे गए सांपों की परिस्थितियों के मुकाबले में भिन्न थी, पूरी तरीके से परिवर्तित थी। इसलिए जो योजना बनाकर हमारे लेखक नीचे उतरे थे कि मैं नीचे जाऊंगा, डंडे से दबा के सांप को मार दूंगा, चिट्ठियां ले लूंगा, इसलिए ये योजना सफल नहीं हो पाई। तब उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए तुरंत दूसरी योजना बनाई कि भाई मैं ध्यान भटकाकर और सांप को बगैर नुकसान पहुंचाए युक्ति से जो है वो चिट्ठी निकाल लूंगा। इसीलिए जब हम लोग के जीवन में हम लोग बहुत सी परिस्थितियों में फंसते हैं, प्लानिंग करते हैं कि होगा, लेकिन जब घटना घटती है और हम फंसते हैं तभी हम तुरंत ही कोई युक्ति निकाल सकते हैं, क्योंकि हम चाहे लाख प्लानिंग कर लें, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। ठीक है ना, कि मतलब चीजें कैसे होंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, वो जगह है, वातावरण है, माहौल है, लोग हैं, सभी बदल जाते हैं। चाहे वो घटना हमारे साथ कितनी बार पहले हो चुकी हो, लेकिन जब भी वो घटेगी वो हमेशा नए रूप में ही हमारे सामने आएगी, क्योंकि उसकी परिस्थितियां बदली हुई होंगी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 12 पे। क्या है, स्मृति पाठ में लेखक के प्रति सहानुभूति की भावना प्रबल होने के कारण छोटे भाई की चीख निकल गई। कथन को स्पष्ट कीजिए। अब भाई दोनों भाई जो हैं, ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था, दोनों आपस में काफी एक दूसरे से प्यार करते थे। अब क्या हुआ, जब नीचे उन्होंने सांप को ध्यान भटकाया तो सांप ने फुफकारा, तो छोटे भाई को लगा कि सांप ने जो डंडे पे काटा, उसको छोटे भाई को लगा कि ये लेखक को काट लिया। अब भाई को सांप ने काट लिया और वो मर जाएगा। इस डर से जो ऊपर छोटा भाई धोती पकड़े हुआ था उसकी चीख निकल गई, वो डर के मारे उसने चीख निकाल दी। यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए क्या है, स्मृति पाठ में बताया गया कि जब लेखक कुएं में गिरी चिट्ठियां लेने के लिए कुएं में अंदर गया तो उसमें गिरा जहरीला काला सांप पहले से ही घातक वार करने के आसन में बैठा हुआ था। सांप का जो अपना होता है ना पोस्चर, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है काटने के लिए, वो उस पोस्चर में बैठा था। कि मतलब वो स्प्रिंग पोस्चर होता है ना, जितना वो पीछे जाएगा उतना ही वो आगे आएगा, तो वो उस पोस्चर में था कि वो बस तुरंत काट लेगा। सांप के फूफू करने तथा लेखक के उछलने एवं बिदगने के कारण उसके छोटे भाई ने समझा कि सांप ने लेखक को काट लिया है। अब लेखक क्या कर रहे थे, अंदर ध्यान भटका के इधर से उधर जाकर चिट्ठियां निकालने की कोशिश कर रहे थे।
तो ऊपर उनके उछलने कूदने के मूवमेंट से ऐसा लगा ऊपर छोटे भाई को कि अरे सांप ने काट लिया, इसलिए भाई उछल रहे हैं। तो उसको लगा सांप ने काट लिया, इसलिए वो डर के मारे चीखा। उसके छोटे भाई ने समझा कि सांप ने लेखक को काट लिया है। अपने भाई से विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और छोटे भाई की चीख निकल गई। उसे लगा कि मेरा भाई मर गया। वो साथ एहसास जो है उसको डरा दिया और इसी डर के मारे उसकी चीख निकल गई, हाय मेरा भाई कहाँ हो गया। जैसे होता है ना, अपने को किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो एक अंदर से धक्का लगता है ना, वही धक्का उसको लगा अपने भाई स्नेह के कारण और वो चीखने लगा। यह घटना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि छोटे भाई को अपने बड़े भाई अर्थात लेखक से अत्यधिक सहानुभूति थी। मतलब वो बहुत ज्यादा प्यार रखते थे, एहसास रखते थे, उसे अपने भाई से अत्यधिक प्रेम व लगाव था। लेखक के प्रति सहानुभूति, प्रेम या लगाव की प्रबल भावना के कारण ही छोटे भाई की चीख निकल गई। वो अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे और मतलब एकदम घनिष्ठ संबंध था, तो इस वजह से जो है उस प्यार के कारण ही उनकी चीख निकली थी। यह दोनों भाइयों के बीच मौजूद गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की कुशलता के लिए अत्यंत व्याकुल एवं चिंतित था। यह भातृ प्रेम का ही उत्कृष्ट उदाहरण था। अब इसी कारण से तो जब बड़े भाई ने यह निश्चय किया कि भाई मैं उतरूंगा कुएं के नीचे चिट्ठियां लाने के लिए, तो इस डर से जो है छोटा भाई रोने लगा था और नीचे जब उछल कूद हो रही थी तो उसे लगा कि सांप ने काट लिया, इसलिए वो चीखने लगा। तो ये चीख ये दर्शा रही थी कि वो अपने भाई को कितना प्यार और लगाव रखते हैं, ये उनकी चीख ने प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेखक ने इस पाठ में भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगाने की बात कही है। भाई के प्रति भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक तो था भाई से भाई का प्रेम था, इसलिए कुएं में से बाहर खड़ा छोटा भाई चीख रहा था, और भाई के लिए सम्मान था कि उनकी चिट्ठियों को वो लेने के लिए नीचे उतर गए थे। आपके पास कोई और उदाहरण भी हो तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या है, लेखक का छोटा भाई जो कुएं के पास ऊपर खड़ा था को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके भाई को सांप ने काट लिया है। छोटा भाई यह सोचकर चीख पड़ा था, भाई उसे लगा कि भाई मेरे भाई को काट लिया है। तो ये भाई के प्रति प्रेम ही तो था जिसके कारण वो चीखा था। लेखक उसकी चीख को उसके मन में अपने प्रति विद्यमान स्नेह भाव के कारण उठी चीख मानता है। अब हमारे लेखक जो हैं वो अपने छोटे भाई की चीख को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो प्यार करते थे, इसीलिए वो चीखे थे। वास्तव में स्नेह या प्रेम ऐसा ही सकारात्मक मनोविकार है, यानी कि हमारा जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, वो ऐसा ही होता है। अगर हम जिसको प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, अगर उसको कोई चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो हमें ऐसा ही एहसास होता है कि हाँ अरे ये क्या हो गया, उसको क्या हो गया। तो वो जो उससे हम डर भी सकते हैं, बेहोश, कई लोग होते थे कि बेहोश हो जाते हैं, पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है अपने प्यार को वो व्यक्त करने का। इसमें अपने स्नेह पात्र के अमंगल की आशंका ने उसे स्नेह करने वाले का मन व्यथित हो उठता है। लेखक के छोटे भाई का चीखना इसी का प्रमाण था, यानी कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें लगता है कि अरे उसका कुछ गलत हो गया है, इसी डर से जो है हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। लेखक के भाई को भी ऐसा लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा चिल्लाया। ऐसा ही उदाहरण हम राम और लक्ष्मण के इतिहास प्रसिद्ध भातृ प्रेम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो राम और लक्ष्मण जी जो हैं उनके अंदर भी इसी तरह का प्रेम देखा जाता है। जब लक्ष्मण के युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाने पर उनके वियोग की आशंका से राम जैसा मर्यादित और वीर पुरुष भी विलाप करने लगा था। तो राम लक्ष्मण विलाप आप अगर अभी आगे चल के पढ़ोगे उसमें किस तरीके से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो किस तरीके से एक साधारण मनुष्य की भांति राम विलाप कर रहे थे, ये चीज, क्योंकि वहां पे उनको पता था कि उनके भाई के प्राण संकट में है, इसलिए वो इतना विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वस्तुतः भातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण अनियंत्र दुर्लभ है। लेखक ने इसी कारण भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगाने की बात कहते हुए भाई भाई के पारस्परिक प्रेम को सामान्य लोकानुभव से जोड़कर देखा है।
उन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आजकल के समय में भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने अभी भी मौजूद है जहां आप देख सकते हैं कि भाई आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिसका हमने जीता जाता उदाहरण ये स्मृति पाठ में भी देखा और राम लक्ष्मण जी के अंदर भी हम ये सारी चीजें देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक ने कुएं में गिरी चिट्ठियां को कैसे निकाला? इससे लेखक के किस मानवीय गुण का पता चलता है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे पूछे गए। पहला तो उन्होंने चिट्ठियां कैसे निकाला, ये पूरा आप वर्णन करोगे, फिर उसके बाद उनके कौन से मानवीय गुण का पता चलता है, ये चीज जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें हमें जो पता चल रही हैं उनको हम लिखेंगे। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने के बाद लेखक ने बहुत ही बुद्धिमानी, चतुरता एवं साहस का परिचय दिया। भाई कोई भी होगा, चिट्ठियां गिर गई, सांप वाले कुएं में थोड़ी न जाएगा, लेकिन लेखक ने बहादुर थे, अक्लमंद थे और इसी के सहारे वो कुएं में उतरे थे। कठिन परिस्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुएं में जहरीले सांप के गिरे होने के बावजूद वह साहसपूर्ण युक्ति से अपने पास मौजूद सभी धोतियों को आपस में बांधता है ताकि वे नीचे तक चली जाएं। सांप के उसे जाने से बचने के लिए उसने पहले कुएं के बगल से मिट्टी गिराई। अब क्या था, जब वो धोती पकड़कर उन्होंने पहले तो युक्ति लगाई कि भाई कैसे उतरेंगे, कुएं में ऐसे तो उतर नहीं सकते, कोई रास्ता तो होता नहीं है, तो उन्होंने धोतियां आपस में बांधी और नीचे जाने का रास्ता बनाया। अब जब नीचे उतरने लगे तो उन्होंने सांप का ध्यान भटकाना चाहा, तो उसके लिए कुएं की बगल की मिट्टी को उन्होंने गिराया जिससे सांप का ध्यान उस मिट्टी पे चला जाए, लेखक पर से हटकर। फिर डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। धीरे धीरे उन्होंने फिर जब ध्यान हटकाया और धीरे धीरे चिट्ठियां उन्होंने सरकाई अपनी तरफ। डंडा छूट जाने पे उसने सांप का ध्यान दूसरी तरफ बटाया, फिर डंडे को उठा लिया। जब सांप ने डंडे पे हमला किया तो मारे डर के उनके हाथ से डंडा छूट गया। अब उन्हें लगा डंडा छूट गया तो अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर से सांप का ध्यान भटकाया, दूसरी तरफ भटकाया और झट से जो है वो डंडा अपने हाथ में ले लिया। सांप का आसन बदला तो उसने चिट्ठियां भी उठा ली और उसे धोतियों में बांध दिया। अब एक बार जब चिट्ठियां उसे सारी मिल गई तो उसे लगा फिर ना गिर जाए, तो अब की उन्होंने क्या किया, चिट्ठियों को धोतियों में बांध दिया ताकि गिरने की गुंजाइश नहीं रहे। चिट्ठियां पाली, धोतियां बांध दी। इस प्रकार लेखक ने अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करके तथा युक्तियों का सहारा लेकर कुएं में गिरी चिट्ठियां निकाल ली। तो ये कहते हैं ना कि विपत्ति के समय अपनी अकल से काम करिए, यही काम लेखक ने किया। वो मुसीबत में थे, उन्होंने युक्ति लगाई, अपनी अकल लगाई और उन चिट्ठियों को बहुत आसानी से निकाल लाए। अपने दृढ़ विश्वास, पिटने के भय और जिम्मेदारी के एहसास के कारण लेखक सीमित साधनों में भी कुएं से अपनी चिट्ठियां प्राप्त करने में सफल हो गया। एक तो उसको जिम्मेदारी था, पिटने का डर था और साथ ही अपने ऊपर दृढ़ विश्वास था कि वो ये काम कर लेगा। इन सब के बल पे वो सांप वाले कुएं में भी उतरे और वहां से चिट्ठियां लेकर आए। तो यहाँ पर ये बताता है मानवीय गुण उनके अंदर है, दृढ़ संकल्प, भय और जिम्मेदारी का जो एहसास है, ये मानवीय गुण निकलकर उनके सामने आते हैं। अब है प्रश्न संख्या 15, व्यक्ति के जीवन में साहस का क्या महत्व है? स्मृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, हमारे जीवन में हर कदम जो है वो विपरीत परिस्थितियां आती रहती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो अब उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर हमेशा साहस को बनाकर रखना है। अगर हम डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर उन परिस्थितियों का सामना, क्योंकि प्लान कभी कोई चीज नहीं होती, हम सोचेंगे कि कल ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा देखिएगा आप जो सोचा है उससे विपरीत होगा या बिल्कुल ही जो आपने ना सोचा हो ऐसी चीज कोई घट जाएगी। तो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर क्या रखना है, साहस बनाकर रखना है, अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाकर रखना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम उन परिस्थितियों में युक्ति लगाकर निकल ही नहीं पाएंगे। तो यही चीज उन्होंने पूछा है कि व्यक्ति के जीवन में साहस का क्या महत्व है, अपने अंदर उस साहस को हमें बनाए रखना है। व्यक्ति के जीवन में साहस का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बिना साहस हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी चीज, अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस हिम्मत का हमारे अंदर होना जरूरी है। साहस ही वह व्यक्तिक गुण है जो किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए अपरिहार्य है।
कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए हमारे अंदर साहस का होना ज़रूरी है। साहस के कारण ही हम किसी कार्य में नए सिरे से संलग्न हो सकते हैं। अगर अंदर हमारे अंदर हिम्मत है तभी हम किसी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं और आने वाली सभी परेशानियों का सामना करने को तैयार भी रहते हैं। स्मृति पाठ का लेखक बचपन से ही बहुत साहसी था। वह जहरीले सांप से बिना भयभीत हुए सीमित साधनों के दम पर ही चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतर गया और अंततः उसने उसे सफलता से प्राप्त भी किया। अब अगर हमारे लेखक साहसी नहीं होते तो क्या होता? चिट्ठियां गिर गईं, गिर जाने दो, वो घर जाके झूठ बोलते, गलत काम करते। वो साहसी थे, अपने साहस के बल पे ही वो कुएं पे उतरे। अगर उनके अंदर साहस नहीं होता तो क्या वो कुएं में उतर सकते थे? बिल्कुल नहीं उतरते। तब वो गलत चीज़ों का यानी कि झूठ जैसी चीज़ों का सहारा लेते, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि लेखक भी हमारे साहसी थे, इसीलिए उन्होंने वो सारी चिट्ठियां निकाल ली। इस पाठ से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक साहसी बनाना चाहिए। साहसी बनकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो लोग भयभीत रहते हैं वे कायर होते हैं, वे अपने जीवन में कोई भी जोखिम नहीं लेना जान पाते और बिना जोखिम लिए कोई उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए सभी व्यक्तियों को स्मृति पाठ के लेखक की तरह साहसी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ अचीव कर सकें, कुछ आप फेमस हो सकें, तो उसके लिए आपको अपने अंदर करेज रखना होगा, यानी कि साहस रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो साहस नहीं है तो हम नई कोई चीज़ जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम कोई चीज़ नई अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहेंगे, और जब हम नहीं लेना चाहेंगे तो क्या होगा? हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य के जीवन में साहस का होना हर कदम पर ज़रूरी है। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या आप कहीं पर इवन कह रहे हैं हम मार्केट भी जाते हैं तो रोड क्रॉस करने के लिए भी हमें साहस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जीवन के हर कदम पर साहस की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इस पाठ के हमने सभी प्रश्न आपको समझाए। देखिए बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसी तरीके से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इस कहानी से संबंधित होंगे। तो आपको तैयार रहना है। उस तैयारी के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस है आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करने की आदत डालना, कि कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके आंसर्स को बनाने के लिए। जब आप एक बार आंसर्स बना लोगे, क्वेश्चन समझ लोगे, चैप्टर समझ लोगे, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके लिए बहुत आसान होगा उसका आंसर देना। तो इसी तरीके से अभी हम और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।